तीन जो सबसे दिलचस्प बातें मेरी नजर में मुझे समझ में आई, एक तो जो हम लोगों ने उनसे G8 को लेकर चर्चा की, उनका एटीट्यूड देखने लायक था कि मुझे जो अब G7 हो गया है, जब उनको क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद 2014 में रशिया को बाहर कर दिया गया था G8 से, उन्होंने कहा मुझे नहीं वापस जाना है। मतलब हम लोग भी वी वर टेकन अबैक कि इतनी स्पष्टता से। दूसरी बार मैंने उनसे पूछा, आप कह रहे हैं कि आपको G8 में शामिल नहीं होना है? वो कहा बिल्कुल नहीं होना है। और फिर उन्होंने साफ, जब मैंने समराइज करके उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि विटकॉफ, जब ये स्टीव विटकॉफ अभी यूएस एनवॉय आए थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी हमारे इंटरव्यू के एक दिन पहले, जैरेड कुशनर दामाद हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी बैठक में मौजूद थे। 5 घंटे बैठक चली। उन्होंने कहा ये बात सामने आई थी और मैंने कह दिया कि मुझे उसमें नहीं जाना है। जहां पर सम्मान नहीं है वहां पर मुझे रहने की जरूरत नहीं है। जहां पर भारत नहीं है उस संगठन का, ऐसे बड़े इवॉल्व करने वाली इकोनॉमी का अगर जगह नहीं है तो उसकी क्या स्टैंडिंग है दुनिया में। ये सबसे बड़ा हाईलाइट मुझे लगा। एक वो तटस्थ होकर, मतलब अपने तरीके से अगर आप देखिए तो वो एक स्टैंड क्लैरिटी के साथ ले रहे थे। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो यही थी कि हम भारत को लेकर, मतलब जैसे कोई भी उनको मौका मिलता था, भारत की ग्रोथ स्टोरी वो बता रहे थे। वो हमेशा स्लिप इन कर देते थे कि आज भारत कहां है, ये 70 वाला भारत नहीं, आप भारत से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं जैसे आप पहले करते थे। तो ये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर जब उन्होंने ऐसे शब्द कहे कि मतलब मैं किसी को कैरेक्टराइज नहीं करता हूं, जो यानी किसी को विलेनाइज या किसी को यूरोजाइज नहीं करता हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहता हूं कि ही ब्रीथ्स इंडिया, ही लिव्स इंडिया। यानी वो हमेशा भारत की सोचते हैं और भारत बहुत लकी है, बहुत उसकी किस्मत अच्छी है कि आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला। ये राष्ट्रपति पुतिन का संदेश था। तो मुझे लगता है ये 3 पॉइंट्स जो है ना, ये समराइज करते हैं कि विश्व को लेकर उनकी इस वक्त सोच कहां है, भारत को वो विश्व में कहां देखते हैं, और भारत के मौजूदा नेतृत्व को, जिसके साथ वो दोनों देशों को फ्यूचर रेडी करना चाहते हैं, इस पर क्या वो कहते हैं। तो आइए जल्दी से आपको ये हिस्सा इंटरव्यू का सुना देते हैं, जब उन्होंने इस दौरे को लेकर क्या कहा था, प्रधानमंत्री पर क्या कहा था, और फिर साथ ही रक्षा सौदों पर जब मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा तब उन्होंने क्या कहा। आप भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। 7 दशकों की ये दोस्ती है। दोस्ती हिंदी का शब्द है और वहीं रूसी भाषा में इसको द्रुज़बा कहते हैं। तो ये जो दोस्ती द्रुज़बा वाला पूरा मामला है, इसको आप आज के दौर में कितनी ताकत इस दोस्ती में देखते हैं भारत और रूस के बीच में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओ प्रीमियर मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दरअसल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ इसके बदलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। ये बात सब जानते हैं। नए समीकरण और नए पावर सेंटर बन रहे हैं। इन समीकरणों पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां भी समय के साथ बदल रही हैं। ऐसे हालात में दुनिया के महान देशों के बीच स्थिरता बेहद जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और विश्व के लिए ये स्थिरता विकास की आधारशिला की तरह है, चाहे ये 2 देशों के बीच का मामला हो या फिर पूरे विश्व से जुड़ा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हमारा आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए। सबसे पहले अपने समक्ष, फिर प्रशासन के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ नया करने को लेकर बात करते हैं। उनकी सोच काम को लेकर बेहद व्यवहारिक है। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा? S-500 जिसकी अब उम्मीद की जा रही है, S-500 को लेकर क्या चर्चा होने वाली है, क्या फैसला होने वाला है? और Su-57 जो लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन का, को प्रोडक्शन
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके क्षेत्र में क्या प्रस्ताव होगा आपका भारत के सामने? Вы прямо эксперт. आप तो इस फील्ड की एक्सपर्ट लगती हैं। सच कहूँ तो एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी उच्च स्तरीय रक्षा सौदे की बैठक में बैठा हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने सू-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक, जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। और अब भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी रूसी सहयोग के साथ इन बातों को गहराई से समझते हैं। किस हथियार को किस परिस्थिति में कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यही वो भरोसा है, यही वो साझेदारी है जिसने भारत और रूस दोनों को मजबूत बनाया है। राष्ट्रपति पुतिन, रक्षा के क्षेत्र में आज भी भारत सबसे बड़ा खरीदार है रूस में, 38% के आसपास की हिस्सेदारी है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक तरफ सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं पश्चिमी देशों की तरफ से, दूसरी तरफ तेल खरीदने की वजह से भारत पर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं इतने। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस दबाव का असर डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में खरीद पर पड़ेगा? क्या आप पीछे हटेंगे या और जोर के साथ, जिसको कहते हैं पुश हार्डर, आप और जोर के साथ रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? मैं समझता हूँ कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। तो राष्ट्रपति पुतिन का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो आप आज तक पर लगातार देख रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग ताकते रह गए और जो विश्वसनीयता के मामले में, जो रीच के मामले में, लोकप्रियता के मामले में सबसे बड़ा चैनल है, हमें वहां पर जो प्रेस से जुड़े हुए उनका पूरा जो डिपार्टमेंट है, उनमें हमारी तमाम लोगों से बातचीत की हुई और उन्होंने साफ साफ कहा, प्रणय को भी दिखा दीजिए, प्रणय और सुमित को। प्रणय, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोगों ने भी इन डेप्थ रिसर्च की थी और ये देखा कि सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी और व्यूअरशिप किस चैनल की है और उसके बाद हमने आपको सिलेक्ट किया। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे चर्चा आगे ले जाएं कि क्या कुछ वाकई मतलब कॉन्क्रीट होता हुआ हम देखेंगे, एक पर्सपेक्टिव आपका भी चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर रशिया में, क्रेमलिन में इस तरह का इंटरव्यू दिया जा रहा है तो ये एक अचानक हुई बात नहीं है। उन्होंने भी बहुत इन डेप्थ रिसर्च इसके पीछे किया और तब जाकर ये स्थिति ऐसी बनी कि इस तरह का एक इंटरव्यू और हम लोग समझ पाए। मतलब व्लादिमीर पुतिन, और ये सवाल मैंने और गीता दोनों ने पूछा था उनसे कि पश्चिमी जो मीडिया है वो उनको एक अलग तरीके से पोर्ट्रे करता है और उस पर उनका क्या कहना है। उनके जो अर्ली केजीबी डेज थे या सोबचाक के साथ वो सेंट पीटर्सबर्ग जो उनका शहर है वहां पर उन्होंने काम किया, या मॉस्को आए, गोर्बाचेव के बारे में क्या सोचते हैं, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन पर क्या सोचते हैं, हर मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की। तो ये एक अचानक हुई चीज नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। उनको पता था कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, घरों तक आज तक के जरिए पहुंचना है। न केवल भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसके पीछे बड़े गहरे मायने हैं अंजना। और मैं आपको ले जाना चाहूँगा आपके पिछले सवाल से भी जोड़ते हुए कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन में क्या बदलाव आया। बीते 25 सालों से जो आदमी क्रेमलिन की सत्ता चला रहा है, 2001 के बाद में सत्ता संभालने के बाद में पहले उन्होंने भी पश्चिम का ही रुख किया था। मैं जब पहली बार रूस गया 2006 में, तब उस समय उस मौके पर गया था जब राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग यानी अपने ही शहर के अंदर G8 समिट की मेज़बानी की थी। और उस समय माना जा रहा था कि G8 की मेज़बानी सेंट पीटर्सबर्ग में इसलिए की गई क्योंकि
वो रूस का सबसे पश्चिमी हिस्से वाला शहर है, राष्ट्रपति पुतिन का अपना शहर है, वो वेस्टवर्डली देखना चाहते हैं, वो पश्चिम के साथ जोड़ते हुए रूस के विकास की रफ्तार आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत जल्दी राष्ट्रपति पुतिन का भी इस बात से मोह भंग हो गया, उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन हो गया कि पश्चिम के पूर्वाग्रह हैं रूस के साथ, कुछ वैसे ही पूर्वाग्रह जिन्हें भारत भी कई बार झेलता आया है कि पश्चिम का एक नजरिया है। आज वो हमें मानते जरूर हैं कि एक बड़ा देश है, बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन बड़ी टेबल के ऊपर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेबल हो या फिर बड़े फैसले हो, वहां पर जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो डिसीजन ओबेयर्स हैं उनके बीच में एक डिवाइड देखने को मिलता है। और रूस को भी इस चीज का रियलाइजेशन हुआ और उसके बाद ही राष्ट्रपति पुतिन ने ईस्टवर्डली टर्न लेना शुरू किया। भारत और चीन जैसे पूरब के अपने सहयोगी और साथी देशों के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके बाद जब रूस मेरा जाना हुआ अंजना, तो वहां एक सवाल कई बार रूस के अधिकारियों की तरफ से पूछा जाता था कि भारत के कितने पत्रकार रूस में कवर करते हैं। आप लोग कहते हैं कि भारत और रूस की मित्रता इतनी पुरानी है, इतने अच्छे हमारे संबंध हैं, तो फिर भारतीय पत्रकार रूस में आके कवर क्यों नहीं करते, किसी अखबार का ब्यूरो यहां पे क्यों नहीं है, मीडिया यहां पर क्यों नहीं आता, हम इस रिश्ते को उस तरह से हाईलाइट क्यों नहीं करते, जबकि दिल्ली में रूसी पत्रकार यहां पर कवर करते हैं, तो भारतीय ऐसा क्यों नहीं करते हैं। निश्चित रूप से मेरे पास इस चीज का कोई बहुत ठोस जवाब नहीं था, लेकिन यह सवाल हमेशा हर बार चर्चा के अंदर आता था। तो इस आपके इंटरव्यू ने एक उस लीक को तोड़ा है। साथ ही आप देखिए, न केवल आज तक इंडिया टुडे को दिया हुआ ये इंटरव्यू राष्ट्रपति पुतिन का, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत के अंदर आरटी का इनॉग्रेशन करना यह बताता है कि भारत के मीडिया के साथ में, भारत के साथ अपने रिश्तों को वो एक लॉन्ग टर्म के तौर पर देखते हैं, भारत की आबादी के साथ साथ और साथ ही एशिया की आबादी के साथ साथ, क्योंकि आज तक और इंडिया टुडे केवल भारत में ही नहीं देखा जाता, बल्कि दक्षिण एशिया का सबसे प्रभावी वॉइसेस में इसे गिना जाता है। और इसलिए यहां पर यह इंटरव्यू राष्ट्रपति पुतिन का बहुत मायने रखता है और साथ ही ये बताता है कि अब वो पूरब के सहारे ही रूस का भविष्य भी देख रहे हैं, वो रूस के पूर्वी हिस्से के सहारे ही रूस की विकास की रफ्तार भी देख रहे हैं, और वो भारत की दोस्ती के सहारे ही अपने विकल्पों को भी मजबूत करना चाहते हैं और दुनिया के सामने अपनी जियोपॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुमित, आपका टेक इस पर? देखिए, बिल्कुल मैं अंजना एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक ऐसे मिस्ट्री मैन के इंटरव्यू लिया है जिसके बारे में दुनिया भर में सैकड़ों कहानियां हैं, सैकड़ों तरीके की उनके बारे में कहानियां बताई जाती है, लेकिन आप उनके साथ में वहां पर क्रेमलिन में इतनी देर रही हैं जो मौका कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी नहीं मिलता इतनी देर में उनके साथ बैठने का, उनसे चीजें जानने का, पर्सनल चीजें जानने का। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं जो मैंने नोटिस किया, वो ये था कि ये इंटरव्यू देखकर, भले ही जर्नलिज्म की बात कर लीजिए, कई देशों की अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी बदल गई होगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं अंजना, क्योंकि आपने जब यूएसएसआर वाला सवाल उनसे पूछा कि आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप दोबारा से यूएसएसआर को उसी तरीके से देखना चाहते हैं, आप लगातार देशों पे एनेक्स करना चाहते हैं, उनको कब्जा करना चाहते हैं, उन्होंने स्पेसिफिक तौर पर कहा ये गलत है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो ये उन देशों को, खासतौर पर पश्चिमी देशों को जवाब था जो ये बात का एजेंडा लगातार वेस्टर्न मीडिया उठाती रहती है कि देखिए रूस ये चाहता है कि दोबारा से, चाहे वो यूक्रेन हो या बाकी के देश हो, उनको कब्जा करना चाहता है, अपनी एम्पायर बनाना चाहता है। अपने राजा वाला सवाल पूछा कि आपको एक राजा के तौर पर अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो शायद ये पॉलिसी या डिप्लोमेटिक पॉलिसीज कई देशों ने अपनी इस इंटरव्यू के बाद देखी होगी, बदलने की कोशिश करेंगे, जो पर्सपेक्टिव वो बनाने की कोशिश करते थे लंबे टाइम तक, व्लादिमीर पुतिन का हो या रूस का हो, कि देखिए वो तो एक विलन के तौर पर है, वो पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा। तो शायद अब ये इंटरव्यू से कई ऐसे पहलू आप कह सकते हैं कि वो क्लियर होंगे, वो नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे जो दुनिया भर के कई देश लगातार अब तक अपने मनमाने तरीके से चलाते रहते थे। अब शायद उनको भी एक क्लियर पिक्चर, एक बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दुनिया के सामने आएगी।